Good morning students and my dear friends, today is 12th of July 2023 Wednesday। बिजनेस स्टैंडर्ड और मिंट की पीडीएफ के लिए आप इनकी रिस्पेक्टिव वेबसाइट्स पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके अलावा आप मुझे टेलीग्राम चैनल, ट्विटर, रिसर्चगेट, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, जहां पर आपको डेली इकोनॉमी और फाइनेंस रिलेटेड अपडेट्स भी मिल जाते हैं। रिकमेंडेड प्ले स्पीड है इस वीडियो की 1.25x। Thought of the day is successful people do what unsuccessful people are not willing to do. Don't wish it were easier, wish you were better. और मिंट ने आज अप्रॉक्सीमेटली 10 इंपॉर्टेंट न्यूज़ हेडलाइंस कवर करी हैं अपने फ्रंट पेज पे। बिजनेस स्टैंडर्ड की अप्रॉक्सीमेटली 16 इंपॉर्टेंट न्यूज़ हेडलाइंस हैं और आज के डिस्कशन में हम 13 न्यूज़ आर्टिकल्स कवर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का पहला आर्टिकल, जो कि मिंट के पेज नंबर 1 पर दिया हुआ है। रेलवे प्लान्स ₹1 ट्रिलियन सिग्नल सिस्टम रिकास्ट। आगे आने वाले 6 सालों तक इंडियन रेलवे जो है पूरे रेल नेटवर्क को इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम में ट्रांसफ़र कर देगी। तो जो सिग्नलिंग सिस्टम है इंडिया का जो इंटायर रेल नेटवर्क है इंडियन रेलवे का, उस इंटायर सिग्नलिंग सिस्टम को इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम में कन्वर्ट कर देगी इंडियन रेलवे आगे आने वाले 6 सालों में। और इसके लिए अप्रॉक्सीमेटली ₹1 ट्रिलियन का प्लान जो है वो प्रपोज किया गया है, जिससे कि जो ये बड़े बड़े ट्रेन एक्सीडेंट हुए, रिसेंटली हमने जून में बालासर का जो एक्सीडेंट देखा है, उसके बाद से सिग्नलिंग सिस्टम को लेकर के रेलवे जो है बहुत ज़्यादा एक्टिव है और उसी के लिए ये ₹1 ट्रिलियन का प्लान जो है वो कास्ट किया गया है और इसे मिशन मोड की तरह काम पर स्टार्ट किया जाएगा। मिशन मोड का जो ये प्रोग्राम है, जहाँ पर सिग्नलिंग सिस्टम को फुल्ली इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। दिस विल रिप्लेस द एग्जिस्टिंग इलेक्ट्रोमैकेनिकल सिस्टम। तो अभी जो रेलवे नेटवर्क पे जो सिग्नलिंग सिस्टम यूज़ हो रहा है दैट इज़ इलेक्ट्रोमैकेनिकल, लेकिन आगे आने वाले 6 सालों के लिए इंडियन रेलवे सारे सिग्नलिंग सिस्टम को जो कि इंटायर रेल नेटवर्क में यूज़ होते हैं उनको इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कन्वर्ट कर देगी। इससे क्या होगा, इससे जो सिग्नल्स आते हैं उनकी एफिशिएंसी इंप्रूव हो जाएगी, उनकी इफ़ेक्टिवनेस इंप्रूव हो जाएगी और जो रेल एक्सीडेंट हैं, जो रेल ट्रेजेडीज़ हैं, वो रिड्यूस होंगी। क्योंकि अगर सारा सिस्टम इलेक्ट्रॉनिक हो जाएगा तो डेफिनेटली जो ह्यूमन एरर के चांसेस हैं, जिसकी वजह से सिग्नलिंग फेलियर होता है, वो रिड्यूस हो जाएगा। क्योंकि अभी सडनली अगर हम देखें कि रेलवे जो है वो इतना ह्यूज इन्वेस्टमेंट सिग्नलिंग सिस्टम पे क्यों कर रहा है, तो उसका सीधा पर्पज़ है कि भी रिसेंटली जो रेलवे सेफ्टी कमिश्नर की रिपोर्ट आई है, जो ये 3 ट्रेन एक्सीडेंट हुए थे उड़ीसा में, उसमें ऐसा कहा जा रहा है कि ये सिग्नलिंग एरर के कारण, जो सिग्नल में जो एरर होती है उसकी वजह से ट्रेन्स को ट्रैक पर आने वाली ट्रेन के राइट टाइम पर राइट सिग्नल्स नहीं मिले, जिसकी वजह से ये 2 जून को ये इतना बड़ा एक्सीडेंट 3 ट्रेन्स का हमें देखने को मिला। तो उसी के बाद से जो इंडियन रेलवे है वो इन सारी ह्यूमन एरर को रिड्यूस करने की कोशिश कर रहा है और कई सारे और भी मेजर्स ले जा रहे हैं, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक सिग्नलिंग के अलावा कई सारे और भी मेजर्स जो है वो इंडियन रेलवे ले रही है इन ऑर्डर टू इक्विप द इंडियन रेलवे और द इंटायर रेलवे नेटवर्क विद मोर एफिशिएंट, मोर इफेक्टिव, मोर सेफ सिग्नलिंग सिस्टम। और इस सारे मिशन मोड प्रोग्राम के लिए जापान का जो सिग्नल सिस्टम मैन्युफैक्चरर है उसको ऑलरेडी एज अ वेंडर अप्रूव कर दिया गया है और हो सकता है बहुत जल्दी हमें फर्स्ट ऑर्डर देखने को मिले। तो और जो वेंडर है वो लेटर ऑन उनको भी अप्रूवल मिला जाएगा और बहुत जल्दी जो टेंडर है इसके लिए वो इंडियन रेलवे फ्लोट करेगी, जिससे कि बहुत जल्दी इस काम को वाइंड अप किया जा सके और ह्यूमन एरर को और सिग्नलिंग एरर को मिनिमाइज किया जा सके। सो दिस इज़ द record budgetary capital outlay for Indian Railway this financial year। approximately 2.40 ट्रिलियन का कैपिटल आउटले जो है इस बार रेलवे को सैंक्शन किया गया, जिसमें से ज़्यादा जो फंड है वो सेफ्टी मेजर्स के लिए यूज़ किया जाएगा। सो यू कैन जस्ट हैव द ग्लिम्स ऑफ इट कि रेलवे का जो कैपिटल एक्सपेंडिचर रहा है वो कितना रहा है 2019 से लेकर के 2024 तक, और उस कैपिटल एक्सपेंडिचर को कहाँ यूज़ किया गया। तो जो रेड बार है ये सिग्नलिंग और टेलीकॉम वर्क्स को इंडिकेट करता है, उसमें जो एक्सपेंडिचर हुआ है। इलेक्ट्रिफिकेशन जो प्रोजेक्ट्स हैं, ट्रैक रिन्यूअल्स हुए हैं, रोलिंग स्टॉक्स जो हैं, न्यू लाइंस कितनी डाली गई हैं, इन सब में कितना एक्सपेंडिचर हर साल हुआ है। कैन जस्ट हैव द ग्लिम्स ऑफ इट। बहुत ज़्यादा याद करने की इसको ज़रूरत नहीं है। आप देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 2 दैट इज़ गिवन ऑन पेज नंबर 1 ऑफ मिंट पेपर। GST शॉक ऑनलाइन गेमिंग कसिनोज टू बी टैक्स एट 28%। तो ट्यूसडे को फाइनली GST काउंसिल यानी गुड्स एंड सर्विस टैक्स काउंसिल ने
कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजंस लिए और उन्हीं एरियाज़ में डिसीजन लिए गए थे जिसको हमने डिस्कस किया था, जिसको पहले से हमने स्पेक्यूलेट किया था न्यूज़पेपर्स में। बिजनेस स्टैंडर्ड ने भी और मिंट ने भी उस न्यूज़ को पहले ही कवर किया गया था कि इन सारे एरियाज़ में अपकमिंग जीएसटी काउंसिल में डिस्कशन हो सकता है। तो इस बार जो सेलेक्टेड ड्रग्स हैं कुछ, उन पर इंटीग्रेटेड जीएसटी जो है एग्जेम्प्ट कर दी गई है, स्पेशली ऐसी ड्रग्स जो कि पर्सनल यूज़ के लिए इंपोर्ट करी जाती है। तो जो इंपोर्टेड, कुछ सेलेक्ट इंपोर्टेड ड्रग्स हैं उन पर जीएसटी काउंसिल ने आईजीएसटी को एग्जेम्प्ट कर दिया है। इसके अलावा जो रीडिफाइंड स्पोर्ट्स यूटिलिटी व्हीकल्स हैं, जिनको एसयूवीज के नाम से भी हम जानते हैं, उन पर भी आईजीएसटी जो है वो एग्जेम्प्ट किया गया है। इसके अलावा जो सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक था जिस पर डिस्कशन होना था, दैट इज़ ऑनलाइन गेमिंग एंड कैसीनो। तो फाइनली यूनिफॉर्म जीएसटी टैक्स 28% का यूनिफॉर्म जीएसटी जो है वो ऑनलाइन गेमिंग, हॉर्स रेसिंग और कसिनो पर के जो सर्विसेज हैं उन पर लगा दिया गया है। किस बेसिस पर? ऑन फुल वैल्यू ऑफ द बेट्स। तो यानी विनिंग वैल्यू पर नहीं, जो बेट लगाई जाती है उस पर, उस जो बेटिंग की जो वैल्यू होगी उसकी उस वैल्यू पर 28% का जीएसटी लगेगा। तो फाइनली ये डिसीजन हो गया। बहुत टाइम से, बहुत अगर हम देखें तो प्रीवियस 2-3 जीएसटी काउंसिल की मीटिंग से कसिनो, हॉर्स रेसिंग और ऑनलाइन गेमिंग को लेकर के कंसेंसस नहीं बन पा रही थी स्टेट्स और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में, लेकिन फाइनली इस बार की जीएसटी काउंसिल की मीटिंग में 28% का यूनिफॉर्म जीएसटी टैक्स एक्सेप्ट कर लिया है जीएसटी काउंसिल ने। इट मीन्स अब ऑनलाइन गेमिंग, हॉर्स रेसिंग, कसिनो जैसे जो सर्विसेज हैं उन पर 28% बेट वैल्यू का जीएसटी लगेगा। इसके अलावा कुछ जीएसटी रेट्स कुछ आइटम्स पर, अप्रॉक्सीमेटली 4 आइटम्स पर जो जीएसटी रेट्स हैं वो कट किए गए, जैसे कि अनकुक्ड स्नैक पैलेट्स, फिश सॉल्युबल पेस्ट, सर्टेन यार्न्स और एलडी स्लैक्स। तो 4 आइटम्स पर फिलहाल के लिए जो जीएसटी है वो थोड़ा सा रिड्यूस करी गई है। इसके अलावा काउंसिल ने आईजीएसटी को भी एग्जेम्प्ट किया है 3 आइटम्स पर, जैसा कि हमने डिस्कस किया। सर्टेन ड्रग्स, तो कैंसर रिलेटेड जो ड्रग्स हैं जो पर्सनल यूज़ के लिए इंपोर्ट करी जाती हैं। फूड फॉर स्पेशल पर्पस यूज टू ट्रीट रेयर डिजीजेस, तो जो ऐसे कोई फूड सप्लीमेंट्स जो कि रेयर डिजीजेस में यूज़ होते हैं उन पर भी आईजीएसटी जो है वो हटा दिया गया, उनको भी आईजीएसटी से एग्जेम्प्ट कर दिया गया है। और जो 4 आइटम्स अब जो हमने बताया कि स्नैक पैलेट जो हैं, फिर सॉल्युबल पेस्ट जो हैं, वो अब 5% टैक्स किए जाएंगे, जो कि पहले 18% टैक्स किए जाते थे। यान जो है, स्पेसिफिक टाइप की कुछ यान्स हैं, वो 5% टैक्स किए जाएंगे, जो कि पहले 12% टैक्स किए जाते हैं। एलडी स्लैक्स जो हैं उन पर अब 5% का टैक्स लगेगा, जबकि पहले 18% का टैक्स लगता था। तो इसी तरीके से कुछ आइटम्स यानी 4 आइटम्स पर जीएसटी के टैक्स का स्लैब रिड्यूस किया गया है। कुछ आइटम्स को, स्पेशली इंपोर्टेड आइटम्स को, ड्रग्स को आईजीएसटी के पर्व्यू से एग्जेम्प्ट कर दिया गया है। अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 3 दैट इज गिवन ऑन पेज नंबर 1 ऑफ मिंट पेपर, एफपीआईज फ्रॉम मॉरिशस अंडर टैक्समैन्स लेंस। रिसेंटली इंडिया ने अभी कुछ एक लिस्ट जारी करी थी जहाँ पर ज्यूरिडिक्शंस की, जहाँ पर उनको कुछ एंजल टैक्स से एग्जेम्पशन दिया था और हमने डिस्कस भी किया था उस न्यूज़ को। हमने भी डिस्कस किया था कि उससे मॉरिशस को उस लिस्ट में क्यों नहीं डाला गया है, उस कंट्रीज़ की लिस्ट में। तो हमने उस समय भी डिस्कस किया था कि बिकॉज मॉरिशस से जो हमारा एफपीआई आता है या जो भी इन्वेस्टमेंट आता है वो राउंड ट्रिपिंग के थ्रू बहुत ज़्यादा आता है, और इसीलिए गवर्नमेंट ने उसको रोकने के लिए या उस पर मेजर टाइट करने के लिए मॉरिशस को उन कंट्रीज़ की लिस्ट में नहीं रखा था। उसी के कंटेक्स्ट में हम इस न्यूज़ को आगे डिस्कस करते हैं। जो मॉरिशस बेस्ड फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स हैं, एफपीआईज हैं, जो कि इंडिया में इंडियन डेरिवेटिव्स में ट्रेड करते हैं, जो इंडियन डेरिवेटिव्स में, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स में जिनकी ट्रेडिंग होती है, स्पेशली मॉरिशस एफपीआईज, अब उन पर जो इंडियन टैक्स डिपार्टमेंट है उसकी ज़्यादा स्क्रूटनी होगी एज पर द पीपल अवेयर अबाउट दिस मैटर। और इसी कंटेक्स्ट में जो मॉरिशस के कुछ एफपीआईज हैं, कुछ इन्वेस्टर्स हैं जिनको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट्स ने क्वेरी सेंड करी है या बोल सकते हैं नोटिस सेंड करी है। किसने नोटिस सेंड करी है? एडिशनल इन्फॉर्मेशन, एडिशनल डिटेल मांगी है ऑन कॉमर्शियल सब्सटेंस एंड कंट्रोलिंग रिजाइडिंग इन मॉरिशस। तो ओनरशिप स्टेटस को लेकर के, कमर्शियल स्टेटस को लेकर के टैक्स डिपार्टमेंट ने उन मॉरिशस बेस्ड इन्वेस्टर से एडिशनल इन्फॉर्मेशन मांगी है थ्रू दीज नोटिसेस। इसके अलावा कई सारे और मॉरिशस बेस्ड जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स हैं, दे आर ऑल्सो सब्जेक्टेड टू स्क्रूटनी असेसमेंट। इट मीन्स अ डिटेल असेसमेंट बाई टैक्स डिपार्टमेंट, जहाँ पर टैक्स डिपार्टमेंट ये इंश्योर करता है कि जो टैक्स पेयर है वो किसी भी तरह का टैक्स जो है वो हाइड नहीं करा, किसी भी तरह के टैक्स को इवेड नहीं करा, कोई अंडर पेमेंट नहीं कर रहा है। तो कुछ जो एफपीआईज हैं उन पर स्क्रूटनी असेसमेंट यानी डिटेल असेसमेंट भी लॉन्च किया गया है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के थ्रू।
इसके अलावा अगर अदर मेजर्स को देखें तो ट्रीटी के बेनिफिट्स जो हैं, जो उसमें कुछ फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स को ट्रीटी के बेनिफिट जो इंडियन गवर्नमेंट और मॉरिशस गवर्नमेंट के बीच में जो टैक्स को लेकर के जो ट्रीटी है उसके बेनिफिट कुछ फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स को एक्सटेंड करने से मना कर दिया है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने, क्योंकि उनका ये कहना है कि वो कुछ रिक्वायरमेंट, सब्सटेंस रिक्वायरमेंट को फुलफिल नहीं करते, कुछ कंप्लाइंसेस को पूरा नहीं करते हैं वो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स जो मॉरिशस बेस्ड हैं। इसीलिए उस ट्रीटी का बेनिफिट, उस ट्रीटी के एडवांटेज जो है उन इन्वेस्टर्स को एक्सटेंड नहीं किए जाएंगे। And as per the current status, derivative market gains made by foreign portfolio investors from Mauritius, Singapore are exempt from the taxes in India as per this data। तो लेकिन फिलहाल के लिए कुछ जो मॉरिशस बेस्ड इन्वेस्टर्स हैं उनको इस डाटा के तहत जो बेनिफिट हैं वो एक्सटेंड नहीं किए गए हैं, और उसका रीज़न जो है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने ये साइट किया है कि आप जो है वो डिटेल रिक्वायरमेंट को या कंप्लाइंसेस को फुलफिल नहीं कर रहे, सब्सटेंस जो डिस्क्लोजर है वो नहीं कर रहे, इसलिए आपको इस ट्रीटी के डाटा, ट्रीटी के जो एडवांटेज हैं, जो टैक्स एडवांटेज हैं वो आपको नहीं दिए जाएंगे। तो कुछ का डिटेल असेसमेंट लॉन्च कर दिया है, कुछ को टैक्स बेनिफिट देने से मना कर दिया है, कुछ को नोटिस सेंड किए हैं। इसका सीधा इंडिकेशन है कि जो मॉरिशस से आने वाला फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट है उस पर अब टैक्स डिपार्टमेंट की या इंडियन टैक्स डिपार्टमेंट की जो स्क्रूटनी है वो बहुत ज़्यादा टाइट हो गई है। अब देख लेते हैं सम शॉर्ट न्यूज़ आर्टिकल्स फ्रॉम इन सेंटर बिगिंस इंस्पेक्शन इनटू बायजूस फाइनेंशियल। तो फाइनली बायजूस फाइनेंशियल में को लेकर के जो सेंटर ने पहले अनाउंसमेंट करी थी कि बायजूस के फाइनेंशियल्स को लेकर के इन्वेस्टिगेशन किया जाएगा, वो इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हो गया है। मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स ने ये इंस्पेक्शन स्टार्ट कर दिया है ऑन द बुक्स ऑफ एजुकेशन टेक्नोलॉजी फ्रॉम बायजूस एज अ कॉरपोरेट गवर्नेंस कंसर्न। तो कॉरपोरेट गवर्नेंस के बेसिस को लेकर के फिलहाल के लिए MCA ने इन्वेस्टिगेशन अपना लॉन्च किया था। बहुत जल्दी हमें इसके रिजल्ट्स या आउटकम्स या फाइंडिंग्स देखने को मिलेगी। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप। इंडिया प्लान्स LNG टर्मिनल इन इराक। तो इंडियन गवर्नमेंट लिक्विफाइड नेचुरल गैस LNG का एक टर्मिनल जो है वो इराक में स्टैब्लिश करना चाह रही है। वाई? बिकॉज definitely India wants to diversify its supply and strengthen its energy security। तो अपनी एनर्जी सिक्योरिटी के सोर्सेस को डाइवर्सिफाई करने के लिए, अपनी एनर्जी सिक्योरिटी को इंश्योर करने के लिए, अपने क्रूड ऑयल के जो सोर्सेज उनको डाइवर्सिफाई करने के लिए इंडिया अब इराक में एक LNG का टर्मिनल स्टैब्लिश करना चाहती है एज पर द गवर्नमेंट ऑफिशियल। तो बेसिकली दिस टर्मिनल विल लिक्विफाई सम पोर्शन ऑफ द गैस दैट इज करेंटली फ्लेयर्ड बाय इराक एंड ट्रांसपोर्ट इट टू इंडिया वेयर इट विल अगेन कन्वर्टेड बैक टू LNG। और यहीं से फिर वो पावर, फर्टिलाइजर और स्टील सेक्टर जैसे जो कंपनीज हैं उनको डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। तो लेट अस सी इसमें आगे क्या प्रोग्रेस होगी। फिलहाल के लिए IOCL और इंजीनियरिंग इंडिया लिमिटेड EIL की जो टीम है वो बहुत जल्दी इराक विजिट करेगी और इस पर्टिकुलर टर्मिनल के लिए लोकेशन या जो अदर कंप्लायंसेस हैं उनको डिस्कस करेगी। अब देख लेते हैं बिजनेस स्टैंडर्ड के आर्टिकल। बिजनेस स्टैंडर्ड का पहला आर्टिकल जो कि पेज नंबर 1 पर दिया हुआ है, GST काउंसिल ओके 28% ऑन ऑनलाइन गेमिंग कसिनो। तो ये हमने डिस्कस किया है कि GST काउंसिल ने ऑनलाइन गेमिंग की फेस वैल्यू, बेट वैल्यू पर 28% का टैक्स लगा दिया है। कुछ स्पोर्ट्स यूटिलिटी व्हीकल पर, ड्रग्स पर, इंपोर्टेड ड्रग्स पर IGST जो है वो एग्जाम्प्ट कर दिया गया है। 4 फूड आइटम्स पर या जो यान जैसे आइटम्स हैं उन पर जो है वो GST रेट को रिड्यूस किया गया। सो दीज आर द की पॉइंट्स, यू कैन जस्ट हैव द ग्लिम्स ऑफ इट। बहुत ज़्यादा इसको याद करने की ज़रूरत नहीं है, ऑल्दो वी हैव डिस्कस ऑल दीज पॉइंट्स। हालांकि कुछ इंडस्ट्री से हमें इस पर्टिकुलर जो GST काउंसिल के डिसीजंस हुए हैं उनको लेकर के कुछ फायर आउट देखने को मिला है। अगर हम देखें ऑल इंडिया गेमिंग फेडरेशन ने 28% का जो टैक्स स्लैब GST काउंसिल ने लगाया है उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल और इरैशनल बताया। इसके अलावा जो अदर गेमिंग प्लेटफॉर्म्स हैं उन्होंने भी गवर्नमेंट के इस मूव को हॉस्टाइल बताया, बहुत ज़्यादा वेलकम नहीं किया। फिलहाल कसिनो, हॉर्स रेसिंग, बेटिंग और ऑनलाइन गेमिंग वाले जो कंपनीज हैं दे ऑल आर कंडमनिंग गवर्नमेंट दिस डिसीजन और GST काउंसिल दिस डिसीजन। अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 5 दैट इज गिवन ऑन पेज नंबर 4 ऑफ बिजनेस स्टैंडर्ड। रेजोल्यूशन ऑफ डिस्प्यूट अ हर्डल इन इंडिया UK इन्वेस्टमेंट पैक्ट टॉक। अगर आप रेगुलरली फॉलो कर रहे हैं चैनल तो आपको पता होगा रिसेंटली जो हमारे कॉमर्स और इंडस्ट्री मिनिस्टर हैं वो UK की विजिट पर हैं। और क्यों UK की विजिट पर हैं? जो इंडिया और UK के बीच में जो ट्रेड पैक्ट डिस्कस हो रहा है जो जनवरी लास्ट ईयर से लॉन्च हुआ है 2022 से, उस पर प्रोग्रेस के लिए उनकी UK विजिट है। तो उसी के कंटेक्स्ट में ये पर्टिकुलर न्यूज़ है। इंडिया और UK जो है वो ट्रेड नेगोशिएशन में प्रोग्रेस तो कर रहे हैं बट वो प्रोग्रेस उतनी नहीं है जितनी होनी चाहिए, क्योंकि जो डिस्प्यूट्स हैं, जो डिफरेंसेस हैं इंडिया और UK के बीच में, वो इस प्रपोज इन्वेस्टमेंट पैक्ट के रिजोल्यूशन में एक हर्डल बने हुए हैं।
अगर यूके के साइड की बात करें तो वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट कंटेंशियस इशू दैट यूके इज अनकंफर्टेबल विद इज द एग्जॉशन ऑफ लोकल रेमेडीज क्लॉज अंडर इंडिया मॉडल बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी। तो जो ये जो लोकल रेमेडीज़ का जो क्लॉज है उसको लेकर के यूके बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल है, बोल सकते हैं बहुत ज़्यादा डिसएग्रीमेंट में है, जिसको इंडिया ने 7 साल पहले अडॉप्ट किया था। और यूके का कहना है कि फिलहाल के लिए जो ये लोकल रेमेडियल क्लॉज है इसको रिमूव करना चाहिए, इसको ट्रेड पैक्ट में नहीं रखना चाहिए, और इसको लेकर के यूके का अपना डिसएग्रीमेंट है। क्योंकि यूके का ये कहना है कि सिंस इट हैज़ अ इंडिपेंडेंट जुडिशरी, तो जब ऑल लीगल सिस्टम एग्जॉस्ट हो जाएं तभी जो है वो इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन में कंपनीज जाएं अगर उनको किसी भी तरह का डिस्प्यूट है। तो जो लोकल रेमेडीज़ हैं फिलहाल डिस्प्यूट से रिलेटेड, जो डिस्प्यूट को कैसे सेटल किया जाएगा उसमें एक लोकल रेमेडीज़ का क्लॉज है, उसको लेकर के यूके को डिसएग्रीमेंट है। यूके का कहना है कि आप सबके हमारे पास आपके पास इंडिपेंडेंट जुडिशरी है, तो वो सारे चैनल जो हैं वो एग्जॉस्ट हो जाए देन इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सिस्टम में जाने का बात हो। हालांकि इस पर्टिकुलर इशू पर इंडिया का जो पोजीशन है वो नॉन नेगोशिएबल है। इंडिया इस पर्टिकुलर लोकल रेमेडीज़ का जो क्लॉज है इसको बहुत ज़्यादा नेगोशिएट नहीं करना चाहता, या हम सीधा बोलें इंडिया उसको रिमूव या उसको किसी भी तरीके से ऑल्टर नहीं करना चाहता। यूके का ये कहना है कि इस तरह का जो लोकल रेमेडीज़ का जो क्लॉज है डेफिनेटली इससे जो है रिजोल्यूशन जो है, जो डिस्प्यूट रिजोल्यूशन है और ज़्यादा लंबा खींचेगा और ज़्यादा लंबा रहेगा। हालांकि इसको लेकर के अभी भी कोई कंक्लूजन नहीं है, कोई भी कंसेंसस नहीं है। न्यू दिल्ली एंड लंदन आर नेगोशिएटिंग एन इन्वेस्टमेंट ट्रीटी एज अ सेपरेट बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी, लेकिन फिलहाल के लिए जो लोकल रेमेडीज़ का क्लॉज है इसको लेकर के यूके इज़ नॉट very happy। अब देख लेते हैं नेक्स्ट आर्टिकल दैट इज गिवन ऑन पेज नंबर 6। 415 million Indians lifted out of poverty in 15 years, UNDP report। तो एक रिपोर्ट पब्लिश हुई जिसका नाम है ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पावर्टी इंडेक्स 2023 रिपोर्ट पब्लिश करी है। किसने पब्लिश करी? 3 इंस्टीट्यूशंस ने मिलकर के, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव। तो 2 ऑर्गेनाइजेशन है, 3 नहीं 2 ऑर्गेनाइजेशन जिन्होंने मिलकर के ये मल्टी डायमेंशनल पावर्टी इंडेक्स की जो रिपोर्ट है ये पब्लिश करी है। और इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग अप्रॉक्सीमेटली 415 मिलियन जो पीपल हैं इंडिया इंडियंस हैं वो आउट ऑफ पावर्टी हुए हैं 2005 से लेकर के 2021 के ड्यूरेशन में। यानी 2005 से और 2021 तक का अगर हम डेटा देखें तो अप्रॉक्सीमेटली 415 मिलियन इंडियंस जो हैं वो अपनी पावर्टी लाइन के या बिलो पावर्टी लाइन के जो नीचे थे पहले, अब वो पावर्टी लाइन से ऊपर आ गए हैं। द पुअरेस्ट स्टेट एंड ग्रुप्स इंक्लूडिंग चिल्ड्रन एंड पीपल इन डिसएडवांटेज कास्ट ग्रुप has shown the fastest absolute progress as per this report, that is on multidimensional poverty index। जो लेटेस्ट इंस्टॉलमेंट रिलीज़ हुई है इस पर्टिकुलर रिपोर्ट की ट्यूसडे को यानी कल, उसमें अप्रॉक्सीमेटली 25 कंट्रीज़ के बारे में जो है वो डेटा दिया गया, जिसमें से इंडिया और चाइना के नाम भी हैं। और ऐसा कहा जा रहा है दोनों ही कंट्रीज़ ने रिमार्केबल परफॉर्मेंस जो है, इनकरेजिंग परफॉर्मेंस जो है वो रिफ्लेक्ट करी है इन टर्म्स ऑफ रिड्यूसिंग द डेप्रिवेशन एंड द पावर्टी सिंस लास्ट 15 ईयर। तो पिछले लास्ट 15 सालों में इंडिया और चाइना जैसे कंट्रीज़ ने पावर्टी रिडक्शन के लिए बहुत एग्रेसिवली काम किया है और उसका रिजल्ट, उसका इम्पैक्ट हमें देखने को मिल रहा है, ऐसा इस रिपोर्ट में माना गया है। इंडियन स्टिल लिव्स इन रिलेटिवली पुअर नेबरहुड एज पर दिस रिपोर्ट, और अप्रॉक्सीमेटली 231 million Indians are still experiencing multidimensional poverty. What is this multidimensional poverty? Poverty is not mere the absence of money or the absence of property. There are a lot of other factors that actually comes under poverty, and that is why this word multi-dimensional poverty, जहाँ पर education, health, nutritional status, mental peace, इन सब को भी poverty में include किया जाता है। That is why this term multi-dimensional poverty has emerged। तो इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग अभी भी 231 मिलियन ऐसे इंडिविजुअल्स हैं या इंडियंस हैं जो अभी भी मल्टी डायमेंशनल पावर्टी में हैं। दिस इज़ द हाईएस्ट इन नेबरहुड इन एब्सोल्यूट टर्म्स। तो इन कंपैरिजन टू चाइना, इंडिया हैज़ हायर इंसिडेंस ऑफ पावर्टी। और अगर हम देखें जो नेबरिंग कंट्रीज़ हैं उनके कंपैरिजन में भी इंडिया में ज़्यादा पावर्टी देखने को मिलती है। वन ऑफ द बेसिक रीजन बिहाइंड इज अवर पॉपुलेशन ज़्यादा है, जो नंबर भी हमें ज़्यादा देखने को मिलता है। फॉर एवरी 100 पीपल वाइल 16 एक्सपीरियंस मल्टी डायमेंशनल पावर्टी इन इंडिया एंड 4 एक्सपीरियंस इन चाइना।
लेकिन अगर हम देखें पिछले 15 सालों में इंडिया ने पाकिस्तान और बांग्लादेश से अच्छी परफॉर्मेंस दी है। लेकिन अगर हम 10 इंडिकेटर्स को देखें जो कि मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी को कैलकुलेट करने के लिए यूज़ किए जा रहे हैं, जहाँ पर हेल्थ, एजुकेशन, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जैसे जो सब कैटेगरीज हैं, उनमें इंडिया की परफॉर्मेंस अपने नेबरहुड कंट्रीज से बेटर रही है। सो दीज आर द चार्ट्स फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, इंडिया, चाइना का कंपैरिजन है। नेबरिंग पॉवर्टी एस्टिमेट्स और नेबरहुड पॉवर्टी एस्टिमेट्स, एंड दिस इज बेटर एक्सेस टू बेसिक एसेट्स और बेसिक एमिनिटीज। अब देख लेते हैं सम शॉर्ट न्यूज़ आर्टिकल्स फ्रॉम बिजनेस स्टैंडर्ड। पैसिव ब्रीचेस, एफपीआई इज लाइकली टू गेट अ ब्रीदर। तो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स के लिए जो डिस्क्लोजर्स के नाम से भी, डिस्क्लोजर के जो नए नॉर्म से भी ने प्रपोज किए हैं, जहां पर बेनिफिशियल ओनरशिप को लेकर के ज़्यादा डिस्क्लोजर करने की ज़रूरत पड़ेगी, अब उसमें एक क्लॉज जो है वो अभी फिलहाल के लिए इमर्ज हो रहा है, जिसमें कहा जा रहा है कि अगर पैसिव किसी भी तरह का या अनइंटेंडेड ब्रीच होता है डिस्क्लोजर का, तो उस केस में जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स हैं उनको कोई भी ऐसी पेनाल्टी नहीं देगी, उनको एक ब्रीदर दिया जा रहा है कि अगर अनइंटेंशनल या अगर पैसिव फॉर्मेट में किसी भी तरह से रूल वॉयलेशन होता है या जो डिस्क्लोजर वॉयलेशन होता है, तो उस केस में फिलहाल के लिए ऐसी कोई पेनाल्टी जो है वो एफपीआईज पर नहीं लगाई जाएगी। नए डिस्क्लोजर नॉर्म्स क्या हैं, इसको हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं, जहाँ पर 50% से ज़्यादा एक्सपोजर है किसी एक सिंगल ग्रुप कंपनी में, तो इन दैट केस द एफपीआई नीड्स टू डिस्क्लोज द एडिशनल इन्फॉर्मेशन ऑन बेनिफिशियल ओनरशिप। इसको हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं, तो बहुत ज़्यादा डिटेल में इसको डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं। फिलहाल के लिए पैसिव ब्रीच और किसी भी तरह के अनइंटेंडेड ब्रीच को लेकर के कोई भी पेनल्टी नहीं लगाई जाएगी, ऐसा नए रूल्स में कहा गया। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप, स्ट्रिक्टर डिस्क्लोजर नॉर्म्स। ये न्यूज़ हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। नेक्स्ट क्लिप, कैपेक्स बाय सीपीएसई टचेस 32% ऑफ टारगेट इन Q1 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 24। तो जून क्वार्टर, दैट इज Q1 ऑफ दिस फाइनेंशियल ईयर, इस ड्यूरेशन में जितने भी सीपीएसईज हैं, व्हाट इज सीपीएसईज, जो सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस हैं, उनको जो कैपिटल एक्सपेंडिचर का टारगेट दिया जाता है हर बजट में, हर फाइनेंशियल ईयर में, उसका 32% जो है वो एक्सपेंडिचर हो चुका है बाय दी सीपीएसईज। तो फिलहाल के लिए जो 54 सीपीएसईज हैं और 5 डिपार्टमेंटल आर्म्स हैं, उनको इस बार जो कैपिटल एक्सपेंडिचर का टारगेट दिया गया था वो ₹100 करोड़ का टारगेट दिया गया था, उसका 32% जो है ये 54 सीपीएसईज और 5 डिपार्टमेंटल आर्म्स जो हैं वो ऑलरेडी खर्च कर चुकी हैं। तो इट मीन्स इट इज़ अ गुड प्रोग्रेस। गवर्नमेंट फिलहाल के लिए कैपिटल एक्सपेंडिचर को पुशअप करना चाह रही है, जिससे कि इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़े, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ बढ़े और ओवरऑल जीडीपी ग्रोथ देखने को मिले। तो इसीलिए गवर्नमेंट ने एक एम्बिशियस टारगेट दिया था कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए इन सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस को। तो Q1 में ही 32% का जो एक्सपेंडिचर है वो हो चुका है। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप, सोरिंग वेजी प्राइसेस स्टॉक इन्फ्लेशन फेयर। तो जिस तरीके से वेजिटेबल के प्राइसेस, स्पेशली टोमेटो, कैप्सिकम, बीन्स, ब्रिंजल, जिस तरह से इनके प्राइसेस बढ़ रहे हैं, उसका सीधा सीधा इम्पैक्ट हमें आगे आने वाले टाइम में सीपीआई पर देखने को मिलेगा। क्योंकि भी रिसेंटली हम देखें तो सीपीआई कुछ कूल डाउन हुई थी, लेकिन मार्केट में जिस तरीके से मानसून डिस्टर्बेंस की वजह से, एक्सेस रेनफॉल की वजह से वेजिटेबल्स के प्राइसेस, जो कॉमन फूड आइटम्स हैं उनके प्राइसेस बढ़ रहे हैं, उसका सीधा सीधा इम्पैक्ट हमें सीपीआई पर देखने को मिलेगा। और डेफिनेटली आगे आने वाले टाइम में जो सीपीआई है वो इंक्रीज़ होती हुई दिखेगी, जो आरबीआई के लिए फिर अगेन एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा मॉनेटरी पॉलिसी को लेकर के। अब देख लेते हैं नेक्स्टली, बांग्लादेश इंडिया लॉन्च्ड ट्रेड ट्रांजेक्शन इन रुपी। तो रुपी को इंटरनेशनलाइज करने के पेस में इंडिया ने एक और डील साइन करी है बांग्लादेश के साथ, जहां बांग्लादेश और इंडिया ने ट्यूसडे को एक मच एंटीसिपेटेड ट्रेड ट्रांजैक्शन जो था वो लॉन्च कर दिया इन रुपी। और इसका सीधा सीधा पर्पस ये है कि जो यूएस डॉलर पर जो डिपेंडेंसी है उसको रिड्यूस करना और जो रीजनल करेंसी है और जो रीजनल ट्रेड है उसको स्ट्रेंथन करना। तो रीजनल करेंसी, रीजनल ट्रेड को स्ट्रेंथन करने के लिए बांग्लादेश और इंडिया ने इंडियन रुपी में जो ट्रेड ट्रांजैक्शन है उसको अप्रूव कर दिया है। एंड दिस is first time Bangladesh has done bilateral trade with any foreign country in addition to US dollar. So that is all for today, students. Please like, share and subscribe. Thank you. Have a nice day.